कल अपन ने पढ़ा था संयोजन और बारे में अभी पढ़ेंगे। और कल जो बात की थी वो थी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। और एक वीडियो प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो था वो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और जो ये प्रश्न बस है, ये प्रश्न, इन प्रश्नों के लिए मैं वीडियो अलग से लेके आऊँगा। और भी पीछे प्रश्न क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी आपको ध्यान देना है विस्थापन अभिक्रिया पर। अभी आपको ध्यान देना है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अभी जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और इसका क्या अभिप्राय होता है, और विस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, और ऐसी कौन सी अभिक्रिया होती है जिन्हें ही अपन विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर यही होगा, विस्थापन भी होगा, लेकिन उसके अंदर एक होगी सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जो इसी टॉपिक से संबंधित है, और वो वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगा। इसके अगला वीडियो शायद हो सकता है यही वीडियो सक्रियता श्रेणी से संबंधित ही हो, ठीक है ना। तो आप इस चैनल से हर दिन अपडेट रहें, और जिससे आपको जो भी जानकारी है वो हर रोज़ आपको मिलती रहे। और इसे जो भी पढ़ाया जाए, जितना भी कंटेंट यहाँ पर अपलोड किया जाए, वो कंटेंट आप तक पहुँच सकें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, और इसका बेल आइकन वाला जो बटन है वो आपको प्रेस करना होगा, दबाना होगा। अगर वो दबाओगे तो ही आपको ये इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब देखो, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, या फिर यदि आप कक्षा 9th में, 11th में, 12th में, या फिर अदर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी हो सकता है ये क्लास आपके लिए काम की न हो, लेकिन हो सकता है आपके किसी भाई बहन के लिए ये क्लास काम आ सकती है, या कोई छोटे आपसे हैं उनके लिए ये क्लास काम आ सकती है, या फिर वो पढ़ नहीं रहे हैं तो उनके लिए ये क्लास काम आ सकती है। तो उन्हें बताओ, उन्हें ये क्लास दिखाओ कि वो ताकि वे पढ़ने बैठे और पढ़ने लगे। इसका मतलब ये ऐसे पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप उन्हें प्रेरित करें, कि उन्हें आप खुद जब प्रेरित करोगे ना तब वो पढ़ने बैठेंगे। ऐसे ही नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि स्कूलें खुले हुए 2 साल हो गए, स्कूल में पढ़े हुए 2 साल हो चुके हैं, तो पढ़ने का बहुत मुश्किल समय है। तो इसमें आपको थोड़ा मोटिवेट करना होगा और उनको बताना होगा, और तब जाके वो पढ़ेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके किसी भाई बहन के काम आ जाए, तो उन तक कृपा करके ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। तो अभी हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है खास बात? देखो, एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है विस्थापन अभिक्रिया का? क्रियाकलाप कर लेते हैं, देख ही लेते हैं कि क्रियाकलाप में क्या कहा गया है। लोहे की 3 कील लीजिए। लोहे की कितनी कील लेनी है? 3 कील लेनी है। और रेगमाल का पत्र क्या होता है आपको पता ही है। लोहे की 3 कील लेनी है, और रेगमाल से रगड़ कर साफ कीजिए। रेगमाल से रगड़ कर क्या करना है? उसको साफ करना है। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परखनलियाँ लीजिए। अब क्या करना है? एक चिन्ह ए देना है, और एक चिन्ह क्या देना है? बी, और ये से क्या लेनी है? परखनलियाँ लेनी है। फिर क्या करना है? और प्रत्येक परखनली में 10 ml कॉपर सल्फेट डालना है। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना, CuSO4 होता है। CuSO4 जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डालना है। फिर क्या करना है? कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। फिर क्या करना है? फिर दोनों कीलों को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परखनली बी में कॉपर सल्फेट में के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोए रखिए। जो लोहे की कील है, अब कील तो पता ही है आपको, लोहे की होती है, और लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। और चित्र 1.8a ये वाला जो चित्र दिया गया है इस तरह से डुबो कर रखिए, और तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। अब देखो, तुलना करनी है तो आपको एक कील अलग रखनी पड़ेगी। आपने कील कितनी ली है? 3 कील ली है। कितनी कील ली है? 3 कील ली है। जो ये एक कील है उसको धागे से बांध कर ये अंदर की ओर लपेट लिया, और इसके अंदर जो विलयन है वो कौन सा है? CuSO4 का। किसका विलयन है? CuSO4 का। और ये है ना कील कौन सी है? लोहे की। और लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। लोहे का सूत्र क्या होता है? Fe। तो यहाँ पर क्या होगा? 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल दीजिए। अब ये जो दोनों कीला आपने इसके अंदर रखी है, इस कॉपर सल्फेट के अंदर इस विलयन से क्या कर देनी है? वापस बाहर निकाल देनी है। और नीले रंग की तीव्रता परखनली ए तथा परखनली बी में, परखनली ए और परखनली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए।
कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की बाहर की कील से रखी क्या करिए, तुलना कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो इनके जो अंदर जो कील रखी है उनकी उनका रंग और ये बाहर जो कील थी उसका रंग, इनके अंदर आपको भिन्नता नजर आएगी। क्यों? इसका भी देखो आगे रिएक्शन आ रही है और रिएक्शन से समझते हैं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो प्रश्नली एक तो प्रश्नली ए थी, एक प्रश्नली क्या थी बी। इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था और इसमें क्या है, अभिक्रिया मिश्रण, अभिक्रिया का क्या है, मिश्रण है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक बार लकी लोहे की कील है, साफ कील है, और एक क्या है कॉपर सल्फेट के विलयन में पहले डाली थी, पहले प्रयोग किया तब कॉपर सल्फेट की विलयन डाली थी, लेकिन फिर क्या किया, बाहर निकाल दी। और बाहर निकाल कर एक तो इस कील की और इस कील की आपस में क्या करनी है, तुलना करनी है कि एक तो बाहर पड़ी है उसमें और एक जो कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डाली थी उसमें, दोनों में क्या अंतर नजर आता है। अब क्या अंतर नजर आएगा, सीधा सा फंडा है, देख लो, देख आराम से, बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या होता है कि जैसे एफ ई होता है, एफ ई क्या होता है, लोहा, क्या होता है, लोहा। अब लोहा और कॉपर, लोहा और कॉपर, अब लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हुआ, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि इसमें जो ये इसमें इस प्रकार से था कि पहले क्या था, CuSO4, क्या था, CuSO4, और CuSO4 के अंदर क्या क्या रखा आपने, लोहे की कील, क्या रखी, लोहे की कील। तो जैसे CuSO4 के अंदर आपने लोहे की कील रखी तो लोहे की क्रियाशीलता अधिक है, लोहे की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। तो जब लोहे की क्रियाशीलता अधिक होती है तो यहाँ से Cu को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, यहाँ से Cu को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित करेगा, और SO4 के SO4 Fe के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा FeSO4। Fe क्या बन जाएगा, FeSO4, जिसको कहेंगे फेरस सल्फेट, क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट कहेंगे, या फिर आयरन सल्फेट भी कह सकते हो जो है। और Cu यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग, Cu यहाँ से क्या हो जाएगा अलग। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो अभिक्रिया होती है इन अभिक्रियाओं के अंदर ये बात एक सीधी होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन। विस्थापन किसका हो रहा है, SO4 का। किसका हो रहा है, SO4 का। पहले SO4 है वो किसके पास था, Cu के पास। किसके पास था, Cu के पास। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया संपन्न हुई तो अभिक्रिया संपन्न होते ही वो SO4 किसके साथ आ गया, किसके पास आ गया, Fe के पास। किसके पास आ गया, Fe के पास। जब Fe के पास आया तो ये बन गया FeSO4। FeSO4 बना तो जो लोहे की कील था उसका रंग क्या हो गया, भूरा। क्या हो गया, भूरा। और जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो कैसा हो गया, नीला। कैसा हो गया, नीला पड़ गया। क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ से सल्फेट तो बाहर निकल गया और रहा क्या, केवल कॉपर ही रहा। तो कॉपर ही रहा तो इसका जो कलर है वो कैसा रहेगा, नीला। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। जैसे ये अभिक्रिया दी हुई है, Fe है, क्या है, Fe है, क्या है, Fe, क्या है ये, Fe है। तो Fe के साथ CuSO4 की जब अभिक्रिया करवाते तो Fe तो सॉलिड रूप में है, Fe किस रूप में है, सॉलिड रूप में, जिसकी इसकी अवस्था दर्शाई गई है। और CuSO4 तो विलयन के रूप में, तो इसमें लिख दिया इसने एक्वा के रूप में। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये यहाँ पर ये विलयन बन गया तो ये हो गया एक्वा के रूप में और ये हो गया सॉलिड के रूप में। सॉलिड के रूप में हुआ तो कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। इस अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया हुई, इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ समझ तो लिया है, एक बार पढ़ ही लेते हैं। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है या हटा दिया है, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व क्या कर देगा, विस्थापित। क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित। तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, Fe। कौन है, Fe। और कम क्रियाशील तत्व कौन है, Cu। कम क्रियाशील तत्व कौन है, Cu। कौन है, Cu। तो यहाँ अधिक क्रियाशील तत्व तो कौन है, जो अधिक क्रियाशील तत्व वो तो है Fe, और कम क्रियाशील तत्व वो कौन है, Cu। वो कौन है, Cu। तो यहाँ पर सीधी अभिक्रिया ये होगी कि यहाँ पर जो Fe है ना, ये Fe क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा, Cu अलग कर देगा, और FeSO4 का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर Zn की भी सेम प्रोसेस होता है। तो Zn क्या करता है, Cu को प्रतिस्थापित कर देता है और ZnSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट, और Cu अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार Pb लेड, तो लेड की भी क्रियाशीलता क्या अधिक है, Cu की कम है, तो कम है Cu की, तो ये बन जाएगा
ये Cl2 के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा लेड क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, हो जाएगा Fe अलग हो जाएगा, सॉरी Cu अलग हो जाएगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक है, लेड है, कॉपर, ये दोनों हैं, जिंक और लेड, और ऊपर आया था आयरन, ऊपर क्या आया था, आयरन। ये जो सब होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील होने तत्व हैं, और वे कॉपर से अधिक कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। पहले यहाँ पर ZnSO4 बना हुआ है भाई, ZnSO4 बना हुआ है। जब पहले यहाँ पर ZnSO4 बना हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, ZnSO4, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, CuSO4। तो ये ZnSO4 कब बना, क्यों, क्योंकि Zn की क्या क्रियाशीलता अधिक है। Zn की जब क्रियाशीलता अधिक है और Cu की क्रियाशीलता क्या है, कम है, तो यहाँ से जो ये यौगिक बना हुआ है, CuSO4 यौगिक बना हुआ है, ये अभिक्रिया देखो एक समझ लेते हैं आसानी से, बिल्कुल आसान है। पूरी अभिक्रिया ये अलग करके समझते हैं, देखना क्या है ZnSO4, ये अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या थी, देख लो एक बार वापस। Zn प्लस CuSO4, ZnCuSO4 अभिक्रिया क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या बना, Cu प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीधी बात ये हुई कि यहाँ पर जो ये वाला प्रोसेस है ना, यहाँ इस प्रोसेस को समझो, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, जिंक। जिंक जो है ना, जिंक की क्रियाशीलता अधिक है, क्रियाशीलता अधिक है, किससे, Cu से, किससे, Cu से, और कम किसके, Cu की जो क्रियाशीलता है, Cu की क्रियाशीलता कम है, किससे, Zn से, किससे, Zn से, किससे कम है, Zn से, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो Cu है ना, यहाँ से जो ये Cu है ना, ये Cu क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और जो ये Zn है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्या बन जाएगा, ZnSO4 और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से ये फंडा है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या होती है, और इस ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है Pb का, तो यहाँ से क्या है, इसको समझो, ये अभिक्रिया देखो, अब दिख रहा होगा शायद क्लियर। इसमें ये है कि जो ये Pb है ना, पहले तो इसकी अवस्था है सॉलिड, S लिखा हुआ है मतलब ठोस अवस्था है, कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था, और ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, एक्वा, क्या है, एक्वा। जब ये Pb होता है ना, ये Pb होता है लेड, क्या होता है, लेड। लेड की जो क्रियाशीलता अधिक है, किससे, कॉपर से, किससे, कॉपर से। जब लेड की क्रियाशीलता कॉपर से अधिक होती है ना, तो ये Cl2 को क्या करेगा, यहाँ से खुद के साथ जोड़ लेगा, कौन जोड़ेगा, ये वाला, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये हट जाएगा, इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये वाले दिख नहीं रहा होगा, काट साट ज़्यादा हो रही है, तो साफ कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। देखो फिर से, ये जो है ना Pb, ये Pb इसके साथ जुड़ जाएगा, और Cu यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो Pb इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा PbCl2, लेड क्लोराइड, क्या बन गया, लेड क्लोराइड। और जब लेड क्लोराइड, ये तो Cl2 तो Pb के साथ जुड़ गया, तो से बाहर रहा क्या रहा, Cu रहा ना, तो जब बाहर Cu रहा तो Cu अलग हो जाएगा, और इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, सॉलिड गैस अवस्था हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती, विस्थापन, कौन सी अभिक्रिया थी, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में खास बात यही होती है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वो
वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद ही नया यौगिक बना देगा। ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। और हम नेक्स्ट बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको इसकी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।